हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रेजी के ट्रिक। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, सीटेट की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उसकी ये दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो टॉपिक था लर्निंग प्लेटू, लर्निंग कर्व, सीखने का पठार, सीखने का कर्व, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और पिक्चोरियल एग्जाम्पल के साथ उसको आपको समझाया गया था। वो आप वीडियो आपने न देखी हो तो उसको आप देख लें। क्रेजी के ट्रिक ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें, रूट ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको इसका रिलेटेड जो कोर्स है वहाँ मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सीटेट का जो बैच चल रहा है वो क्रेजी जी की ट्रिक ऐप पर रूट पे है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लें। वहाँ पर क्या है, जितने भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड कोर्स, जो उनके सब्जेक्ट हैं वो वहाँ पर कवर कराए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ना है अधिगम नियोग्यता। पहले हम लोग देख लेते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या है। अधिगम नियोग्यता का अर्थ है क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति। लर्निंग डिसेबिलिटीज मीन्स लैक एब्सेंस ऑफ एबिलिटी। किसी बच्चे को कुछ सीखना है, अगर उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है, या वो कैपेबल ही नहीं है कि वो सीख सकता है, और क्या कमी है, उसी कमी को बोलते हैं सीखने में आने वाली कठिनाई, यानी कि अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। कई प्रकार की होती हैं ये, लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस, ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटीज में। तो ये दिया था 1896 में मॉर्गन ने। 1896 में मॉर्गन ने दृष्टिहीनता शब्द दिया था, ब्लाइंडनेस टर्म को दिया था। उसके बाद बात करते हैं क्या हुआ। 1957 में बर्क ने प्रमस्तिष्कीय के प्रभुत्व का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन किया, इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑन एजुकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1962 में क्या डेवलपमेंट हुआ, यानी कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया। तो 1962 में सैमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और 1967 में जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या था कि जॉनसन एंड माइकल ने स्नायु संबंधी विकार, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम शब्द का यूज किया। ठीक है, जॉनसन एवं माइकल ने, ये है सैमुअल क्रिक साहब। और नर्वस यानी कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका, उनसे रिलेटेड जो सिस्टम है, उनसे रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज होती है बच्चों में, वो शब्द का जो पहली बार बताया वो जॉनसन और माइकल ने बताया 1967 में, 1967 में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री और ले लेते हैं कि जो किर्क हैं, इन्होंने ही वाक भाषा यानी कि बोलते, पठन, लेखन, अंकगणितीय संक्रियाओं में से किसी एक या एक से अधिक अक्षमताएं बताई जो बच्चों में हो सकती है। यानी कि वाक, बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, बच्चों के बोलने में कोई कठिनाई, टॉकिंग में। भाषा यानी कि लैंग्वेज को पढ़ने या लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो। ठीक है, और उसके बाद अंकगणितीय, गणित समझने में कोई समस्या आ रही है, उसके कॉन्सेप्ट समझने में समस्या आ रही है। तो एक से अधिक डिसेबिलिटीज बच्चों में बताई जो बच्चों में पाई जाएगी या हो सकती है, किसने, किर्क ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, बच्चा परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, रात भर पढ़ रहे हैं, सुबह डब्बा गोल है, सुबह कुछ याद ही नहीं है, एग्जाम में कुछ करके नहीं आ रहे, तो वो बच्चों की कमी है कुछ, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज। उसी को पकड़ करके एक शिक्षक को उसी को दूर करना है। तो सबसे पहले अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं जानेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे। तो उसको एक जानते हैं, एक एक करके हम लोग पहले कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, फीचर्स क्या होती हैं। या अक्षमताएं आंतरिक होती हैं, दीज डिसेबिलिटीज आर इंटरनल। ठीक है, ये आंतरिक होती हैं बच्चों में। उसके बाद स्थायी होती हैं, यानी बालक में आजीवन भी हो सकती हैं, परमानेंट हो सकती हैं और आजीवन भी हो सकती है। जैसे बच्चा देख नहीं सकता, फिर भी उसको जो है कैसे पढ़ाना है, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाना है, उसको मुख्यधारा में लाकर ही पढ़ाना है। ठीक है, वैसा नहीं कि उसको छोड़ देना है कि नहीं बेटा तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम केवल ब्लाइंड बच्चों के साथ ही पढ़ोगे, नहीं, वो मुख्यधारा में भी पढ़ सकता है, जिसको समावेशी शिक्षा कहा गया है, क्योंकि वो एक स्पेशल एजुकेशन है। ठीक है, और बच्चा जो है वो एक स्पेशल स्टूडेंट है, विशेष छात्र है। तो होता क्या है कि ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये जा भी सकती हैं या जीवन में बच्चों के परमानेंट भी रह सकती हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तीसरा है, यह विकृतियों का समूह, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफॉर्मिटीज या डिसेबिलिटीज। कई तरह की हो सकती है, बच्चे सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, है ना। तो कई तरीके की जो
बीमारियां हैं जो बच्चे के सीखने में दिक्कत पैदा कर रही है, तो ये ग्रुप भी हो सकता है उसका। ठीक है, उसके बाद यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक समस्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में इसको कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। भारत में यहाँ तक कि जनगणना में भी अधिगम अक्षमता को आधार नहीं माना जाता है। निशक्तजन अधिनियम 1995 में जो 7 प्रकार की विकलांगता का वर्णन है उसमें यह नहीं आती, क्योंकि अधिगम अक्षमता यानी कि बच्चे सीखने में उनको दिक्कत आ रही है। उनको किसी भी दिक्कत आ रही है, लिखने में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, तो उसके लिए टीचर बना है ना, शिक्षक बना है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहा गया है? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? सुविधा दाता है, फैसिलेटर है। तो टीचर इसलिए तो बना है, तो टीचर तभी तो कुछ कर पाएगा, पढ़ा पाएगा, जब उसको पता होगा कि डिसेबिलिटीज़ क्या क्या है, कैसे हमको दूर करनी। इसीलिए इसको विकलांगता में नहीं रखा गया। ठीक है, ये विकलांगता नहीं है, इसको बच्चे को दूर करके उसको कॉन्फिडेंस जगा करके उसको मुख्य धारा में लाना है, ताकि वो भी पढ़ लिख के। आप देख रहे होंगे कि आप अभी हाल में आपने सुना होगा कोई आईएएस हुए हैं जिनके शायद दोनों पैर नहीं है या उनकी डिसेबिलिटीज़ है, तो क्या उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया? आगे बढ़े। डिसेबिलिटीज़ बाधा नहीं बननी चाहिए बच्चों के विकास में, इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है एज अ टीचर आप सभी को। और एग्ज़ाम के लिए भी, एग्ज़ाम में तो आता ही आता है इससे क्वेश्चन। अब देखते हैं कई कई प्रकार की बीमारियां देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक एक करके समझते हैं उनको। सबसे पहले आपकी कौन सी है? सबसे पहले आपकी है डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार, जिसको शब्द अंधता भी बोलते हैं, वर्ड ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता है ये, इनका नाम है रुडोल्फ बर्लिन, जर्मनी। ठीक है, 1887 में इन्होंने खोजा। और लक्षण क्या बताए इसके? बालक पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप कर देता है। जैसे कि अभी किसी को बोल दो वाज पढ़ो, तो बच्चा क्या पढ़ रहा है? शौ पढ़ रहा है। लकड़ी को क्या बोल रहा है? लड़की, या लड़की को बोल रहा है लकड़ी। पपीता को क्या बोल रहा है? पीता। यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, अक्षर उसके सामने नाच रहे हैं। आपको याद होगी, आपने एक मूवी देखी होगी ये वाली, दरअसल सफारी की, आमिर खान की, तारे ज़मीन पर। ये जो बच्चा था, ये जो जिस बीमारी से पीड़ित दिखाया गया इस मूवी में, वो यही थी, डिसलेक्सिया। इसको वर्ड जो है ऐसा लगता था कि वर्ड इसके सामने नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आता था। तो ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को, अक्षर उनको समझ में नहीं आते। वो डब्लू को और एम को याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि अगर हम उल्टा लिखेंगे तो डब्लू है और ऐसे सीधा लिखेंगे तो एम हो जाएगा। यही भेद ये लोग नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते, इसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। इसकी पहचान है तो कुछ परीक्षण बने हुए हैं, या भी जो टेस्ट है वो कैसे कैसे पहचाना जाए। तो पढ़ने का बोर्ड परीक्षण, वर्तनी पैटर्न, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग, स्पेलिंग पैटर्न। ठीक है, और दूसरा है डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट, ये भारत में होता है। डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट भारत में होता है। अगली देखते हैं दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है आपकी डिस्ग्राफिया। अब आपको एक चीज़ बताइए, अगर आपको प्लेन पेपर दे दिया जाए यूँ, ठीक, और कहा जाए इस पर आप लिखिए, तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे। अभी आपको कह दिया जाए ये लीजिए, ये क्या है, बना दे रहा हूँ मैं, ये बना दे रहा हूँ मैं ग्राफ। ग्राफ पेपर आप लोग देखा होगा। अब कहा जाए इस ग्राफ पेपर में छोटे छोटे ग्राफ है, अब उसमें आपसे कहते हैं कि इसमें लिखिए राइटिंग बना के, तो क्या आएगी वहाँ पर? समस्या, वहाँ आप नहीं लिख पाएंगे। तो ग्राफ पे लिखने में समस्या आती है, और क्या होता है? लिखने में समस्या आती है। तो यानी कि जो डिस्ग्राफिया है, ग्राफ यानी ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में ट्रिक आप समझ लीजिए कि डिस्ग्राफिया ग्राफ पे लिखने में आ रही है समस्या, तो लेखन संबंधी विकार है। क्या है? राइटिंग डिसऑर्डर है। यानी कि ग्राफ, ट्रिक बता देता हूं मैं, ग्राफ पेपर पे लिखा नहीं जा रहा, ठीक, तो अब ग्राफ पेपर पर लिखा नहीं है, तो ग्राफ से हो गया डिस्ग्राफिया, और लिखा यानी कि लेखन संबंधी विकार। तो डिस्ग्राफिया क्या है? वो राइटिंग डिसऑर्डर है। देखिए इसके सिम्टम्स क्या है कि सही से बच्चा लिख नहीं पा रहा, ठीक, उसकी राइटिंग बहुत ही खराब है, लिखते समय वो खुद से बातें करता है, पेन और पेंसिल को सही से पकड़ नहीं पा रहा, पेन पेंसिल सही से नहीं पकड़ पा रहा, तो लिखेगा क्या? ठीक है, नॉट होल्डिंग पेन पेंसिल प्रॉपरली, तो लिखेगा क्या? तो वो लिखने संबंधी बीमारी जो होती है वो डिस्ग्राफिया कहलाती है। ये देखिए, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ, और इनकी माशाल्लाह इनकी राइटिंग आप देखिए कैसी है। कुछ समझ में आ रहा है?
डॉक्टर साहब भी लिखते तो डॉक्टर साहब ही समझ पाते हैं, और यहाँ तो वो भी है। तो लिखने की जो समस्या है वो जो है आपकी डिस्ग्राफिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेपर पे लिखा नहीं जा रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिस्फेजिया, डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया क्या है कि जैसे नाम में ही आप देख लीजिए, सीधा सीधा है, कैलकुलिया यानी कि क्या करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेट करना क्या होता है, गणित कौशल है, ठीक है, मैथ्स रिलेटेड है। तो गणितीय कौशल संबंधी विकार या फिर विकासात्मक गणितीय समस्या, मैथमेटिकल स्किल डिसऑर्डर और डेवलपमेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या है, उसके लक्षण क्या है, ये जान लेते हैं। इसके लक्षण है कि गणित के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा बच्चा, गणित के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा। वो क्या करता है, किसी तरीके से गाइड खोल के सोच रहा है कि बस खाली आंसर आ जाए, कहीं से आंसर आ जाए, बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो आंसर पे फोकस कर रहा है। और गणित एक ऐसी चीज़ है, मैथ जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको आगे कुछ समझ में आना है नहीं। और वो केवल रट रट के गणित के एग्जाम किसी प्रकार से निकाल दे रहा है, सही उत्तर नहीं ला पाता। गिनने के क्या करेगा, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। दिशा, उसको डायमेंशन का ज्ञान नहीं है, ठीक है, दिशा का ज्ञान नहीं है, ठीक, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसकैल्कुलिया की भी, क्या कहते हैं, स्ट्रेट क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, ये सारी चीज़ कुछ पता ही नहीं है, तो ये डिसकैल्कुलिया यानी कि उसको गणितीय कौशल संबंधी विकार या डिसऑर्डर है बच्चे को। एक ये देखिए, पीछे मैथ के नंबर है और जो बेटी है ये सोच रही है ना, इनको दिक्कत हो रही समझने में कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखते हैं डिस्फेजिया, ये क्या है, वाक संबंधी विकार। ये शब्द जो है ग्रीक से आया है, वाक क्षमता, स्पीच डिसऑर्डर, लिटरल मीनिंग ग्रीक, और स्पीच डिसेबिलिटी, ठीक है। ये जो है वाक बोलने में अक्षमता, बच्चा हकला रहा है, ठीक है, बच्चा अपने विचार नहीं व्यक्त कर पा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं जा रहा है तो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, बोलते बोलते रुक जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं, हकलाना, विचार अभिव्यक्ति न व्यक्त कर पाना, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं, किसके, डिस्फेजिया के। फिर आगे देखते हैं डिस्प्रैक्सिया। ये लेखन चित्रांकन संबंधी विकार है, जहाँ राइटिंग पेंटिंग से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते, रंगों की पहचान नहीं कर पाते, ठीक है, और आर्ट को यार्ड बनाने में उनको दिक्कत होती है। तो ये होता है आपका डिस्प्रैक्सिया, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज कलर, नॉट बीइंग एबल टू डू आर्ट और पेंटिंग, ये हो गया आपका डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। अब आता है आपका वाचाघात, अफेजिया, इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार, यानी कि इसमें जो है बच्चे को सुनने में समस्या होती है, ठीक है, ध्वनि की पहचान नहीं कर पाता वो, और उसको अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा दूसरी भाषा सुनने में कठिनाई होती है, सुनने में समझने में कठिनाई होती है, ठीक, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, सुनने समझने में उसको कठिनाई होती है। अफेजिया, अप्रेक्सिया। अब देखिए अफेजिया और अप्रेक्सिया में अंतर क्या है। अफेजिया जो है आपका बताया ना आपको, वाचाघात, सुनने संबंधित जो बीमारी है वो, ठीक, और जो अप्रेक्सिया है वो किससे संबंधित है, वो तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से संबंधित है। अप्रेक्सिया मांसपेशी विकार, देखिए ये नर्वस सिस्टम है, ये स्केलेटन है, इसका जो है नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जो है इससे रिलेटेड जो बीमारी है वो अप्रेक्सिया कहलाती है, ठीक है, मसल डिसऑर्डर कहलाती है। इसमें क्या है, बच्चे जब मसल प्रॉब्लम होगी तो बच्चे दौड़ नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, ठीक है, और सूक्ष्म गति कौशल कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उसमें उनको अक्षमता आएगी, ठीक है, हमेशा निराश रहेंगे। क्लास में या ग्राउंड में पीटी हो रही है तो वो पीटी नहीं कर पा रहे, गेम नहीं खेल पा रहे, तो वो सब चीज़ें उनके अंदर हो जाती है, तो इसको अप्रेक्सिया या तंत्रिका मांसपेशी विकार कहते हैं। एक आती है डिस्थीमिया, उसको तनाव संबंधी विकार बोलते हैं, ठीक है, डिस्थीमिया को तनाव संबंधी विकार बोलते हैं। इसमें क्या था, गंभीर तनाव में रहना, ठीक है, जैसे डिप्रेशन हो जाए किसी को, उस तरह का ये होता है, डिस्थीमिया नाम कहते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या है कि इसमें भ्रम वहम संबंधी विकार, बच्चे ये सोचते हैं उनकी नाक लंबी है, कान टेढ़ी है, मतलब उनको इल्यूजन हो जाता है, कुछ भी चीज़ भ्रम है, जैसे कि उनको किसी कभी आप बच्चों को डरा दिए, छोटे बच्चों को डरा दिए, तो उनके अंदर रात में बाहर जाएंगे नहीं, वो अकेले निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में एक भ्रम बैठ जाता है, क्या भैया, डर बैठ जाता है कि यार ऐसा तो नहीं कि अभी कोई आ जाए भूत वूत पकड़ ले, है ना, तो ये भ्रम है उनके दिमाग में। उनको आपस में स्कूल में रहेंगे तो वहाँ पर अगर किसी ने कुछ कह दिया, अरे तुम्हारी यार नाक कितनी लंबी है, तो कान टेढ़े हैं क्या,
तो वो बार बार उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है, उनको भ्रम हो जाएगा। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया, ठीक है, डिस्मोर्फिया। उसके बाद आती है एक बीमारी है जिसमें बच्चे केवल खाना ही खाते रहते हैं, उनका पेट भरा या नहीं भरा, मन भरा या नहीं भरा, उनको खाना ही खाना, जब मिल जाए तभी खा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मुझे कितना खाना है, कम कम खाना है, ज़्यादा खाना है, बस उनको चाहिए तो चाहिए, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं वुलमिया। देखिए बच्चा है, सूप पी रहा है, तो खाता ही रह रहा है, खाता ही रह रहा है, उसका मन, उसका पेट भरा हो या ना भरा, मन नहीं भरता, और लाइए और लाइए, खाएंगे। इसी को ओलमिया कहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे जो हैं फिर पढ़ने लिखने में दिमाग कम लगता है उनका, खाने में ज़्यादा लगा रहता है। इसके बाद देखते डिटेल ले लेते हैं कि रूट ऐप पर और केजीकेट्रिक ऐप पर आप सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिकल, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग और भी कई सब्जेक्ट की क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ संपर्क करके आगे जानकारी कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो थी चीज़ें थी ये हो गई। और अगले क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग का रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको उसकी रिप्लाई भी मिल जाएगी। तो आशीष पांडे को तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।